Hello all, welcome to JSD Economics class. This is my lecture 7 on Theory of Consumer Behavior. इस लेक्चर में I will explain price effect is the sum of income and substitution effect. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि प्राइस इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है. इस लेक्चर में मैं क्लियर करूंगी कि जो प्राइस इफेक्ट होता है वही इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं इस ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है. और इस चीज को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के रिलेशन में किस तरह से काम करता है ये प्राइस इफेक्ट. ठीक है, और इसी से हम डिराइव करेंगे डिमांड कर्व. जैसा कि मैंने बताया था कि जो इंडिफरेंस कर्व टेक्निक है वो सबसे पहले एजवर्थ ने यूज की थी, लेकिन आईसी कर्व का यूज वो इस चीज में नहीं कर पाए या उन्होंने नहीं किया कि किस तरह से आईसी कर्व से हम डिमांड कर्व डिराइव करते हैं. इस लेक्चर में मैं आपको आगे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी. देखिए यहाँ पे मैंने वाई गुड लिया है, यहाँ पे गुड एक्स एक्सेस पे मैंने गुड एक्स लिया है. प्रीवियस प्राइस लाइन जो मेरी पीएल है वो एक्स गुड की प्राइस कम, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि एक्स गुड की प्राइसेस कम हो जाती हैं. वाई गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है और जो कंज्यूमर की इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है. तो ऐसे में जो पीएल प्राइस लाइन है, प्रीवियस प्राइस लाइन, एक्स गुड की प्राइस कम होने से चेंज होकर हो जाती है पीएल1. तो जैसे कि मैंने बताया था कि क्या होता है कि जो भी गुड सस्ती हो जाती है अब उसकी कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है. ये मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको प्राइस कंजम्पशन कर्व पढ़ाया था. तो आप देखिए पहले जो आईसी कर्व IC1 पर कंज्यूमर ए पॉइंट पे था, अब चूंकि एक्स गुड सस्ती हो गई है इस वजह से वो क्या करेगा, मूव ऑन करेगा IC2 पर, हायर इंडिफरेंस कर्व पर, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे यहां पर होगा क्योंकि यहां पर PL1 को IC2 बी पॉइंट पे टच कर रहा है. तो ए से बी को अगर हम एक पॉइंट को एक कर्व से जोड़ दें तो इस दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो कर्व होता है वही कहलाता है प्राइस कंजम्पशन कर्व. तो आप देखिए पहले वो ओटी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था और वाई की यहां पे अगर हम एक लाइन बनाए तो ओ एल मान लीजिए, एल क्वांटिटी को ओ जी ले लेते हैं, ओजी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है वाई की. उसके बाद जब कम हो जाता है प्राइस एक्स गुड का तो वो एक्स की ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करने लग जाता है. ओटी से बढ़ाकर वो कितना कर देता है, OT1 कर देता है और कुछ वाई की क्वांटिटी को कम कर देता है. ऐसे में जो पीसीसी कर्व है वो मेरा इस तरह से बनता है. अब मैंने बताया था कि जब भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि जब भी कंज्यूमर की प्राइस कम होने की वजह से जो उसकी सापेक्ष आय बढ़ गई है, यानी कि अब उसी मॉनेटरी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन अब उसकी परचेजिंग पावर ऑफ दैट इनकम बढ़ गई है, यानी अब उसी इनकम से वो ज्यादा क्वांटिटी को परचेज कर सकता है. ऐसे में अगर उसकी मनी इनकम कम कर दी जाए, यानी जितनी की उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी है यदि उससे वापस ले ली जाए तो वो क्या होगा, वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पर वापस आ जाएगा. यानी कि जो इसका हिक्स के अकॉर्डिंग था कि वो प्रीवियस इंडिफरेंस कर्व पर वापस आ जाएगा, यानी संतुष्टि का वही स्तर उसे मिलेगा. इसके लिए मैंने बताया था कि पीएल के PL1 जो है, जो न्यू प्राइस लाइन है, उसके पैरेलल हम एक और प्राइस लाइन खींचेंगे जो कि कहीं ना कहीं आईसी कर्व को, IC1 को टच करेगी. तो हमने जब इसके पैरेलल एक लाइन खींचा तो हमने देखा सी पॉइंट पर क्या हुआ, वो उसको टच करके निकल रही है. यानी कि ए से सी की जो मूवमेंट है वही कहलाती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये इस वजह से हुआ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताता है कि जो भी गुड सस्ती हुई है उसकी ज्यादा क्वांटिटी को परचेज करेगा और उसके रिलेटिवली जो वाई गुड है वो महंगी हो गई तो उसकी वो पहले से कम क्वांटिटी को परचेज करेगा. तो ए से सी का जो मूवमेंट है वही बताता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. इनकम इफेक्ट फिर यही, अब ये क्या हो गई है, अब मनी इनकम उसकी ये हो गई, अब फिर से उसको पहले वाली इनकम अगर वापस कर दी जाए तो वापस वो क्या करेगा, IC2 पर पहुंच जाएगा. तो यानी ये सी से बी फिर से अगर इनकम वापस करने से फिर वो वापस IC2 के बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा. यानी ये जो T2 T1 है, यानी कि ये सी से बी की जो मूवमेंट है वही कहलाएगी इनकम कंजम्पशन कर्व. तो आप देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, जो T2 का पॉइंट है वो हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. T2 T1 का जो पॉइंट है वो हमारा है इनकम इफेक्ट और T1 हमारा क्या है, प्राइस इफेक्ट. तो आप देखिए प्राइस इफेक्ट इज द सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट. यानी ये देखिए यहां पे आप T2 प्लस
T2 T1 इज इक्वल टू T1, यानी ये पूरा जो है इसी में हमारा इनकम इफेक्ट है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, थोड़ा सा हमारा इनकम इफेक्ट है। इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा प्राइस इफेक्ट निकल जाता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे, ये तो देखिए किस तरह से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू जब भी हमको डिमांड को डिराइव करना है तो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो प्राइस कंजम्पशन कर्व है वही इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सम होता है, इसलिए हम पीसीसी कर्व से ही हमेशा डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव अ डिमांड कर्व थ्रू आईसीसी कर्व, तो हम पीसीसी कर्व को बनाएंगे, प्राइस कंजम्पशन कर्व को बनाएंगे और उसके थ्रू, क्योंकि प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या बताता है कि जब भी किसी चीज की प्राइस कम होती है तो हम उसकी ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं। तो डिमांड क्या बताता है, डिमांड भी यही है, जैसे प्राइस कम होता है उसकी ज्यादा क्वांटिटी को परचेज किया जाता है। तो डिमांड और प्राइस कंजम्पशन कर्व से कैसे हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं ये दिखाया है। एक्स गुड पे हमने एक्स गुड लिया है, वाई पे हमने वाई गुड लिया है। प्राइस लाइन पहले पीएल थी, जब एक्स गुड सस्ती हो गई तो पीएल1 हो गई, ऐसे में वो मूव कर जाता है क्यू से एल, यही होता है प्राइस कंजम्पशन कर्व। तो इसी पॉइंट को जब हम नीचे लेकर आते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पहले क्या थी, वो ओक्यू क्वांटिटी को कंज्यूम करता है, लेकिन परचेज करता है, लेकिन कंज्यूमर जब जो है उसकी प्राइस कम हो जाती है यानी पी से पी1 हो जाती है तो उसकी ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करता है। तो ये ए और बी पॉइंट को जब हम आपस में मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है डिमांड कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप को दिखाता है। प्राइसेस बढ़ने पर क्वांटिटी कम हो जाती है, प्राइसेस कम होने पर क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। तो पीसीसी कर्व से ही हमेशा हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए मैंने बताया, बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि नॉर्मल गुड्स के संबंध में तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि प्राइसेस कम होती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के रिलेशन में क्या होता है ये बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको प्राइस कंजम्पशन कर्व, आईसीसी कर्व और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर आपको ठीक से समझ में आ जाएगा तो ये बात आपके दिमाग से कभी भी नहीं निकलेगी। अब आप देखिए, मैं इंफीरियर गुड्स के संबंध में बता रही हूं कि डिमांड कर्व कैसा होता है। अब आप देखिए, जैसे मैंने बताया कि पीएल प्रीवियस प्राइस लाइन है, एक्स गुड की प्राइसेस कम होने से प्राइस लाइन चेंज होकर पीएल1 हो गई। तो ऐसे में देखिए, चूंकि ये इंफीरियर गुड है, हमने माना यहाँ पे जो एक्स गुड है वो इंफीरियर है, तो ऐसा नहीं कि एक्स गुड की डिमांड एकदम से कम हो जाएगी। अगर उसकी प्राइसेस कम हुई हैं तो डिमांड थोड़ी इसकी बढ़ेगी, लेकिन वाई की भी क्या है, वाई की भी डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम होने की वजह से। वो क्योंकि वाई गुड इससे सुपीरियर है तो वाई की भी डिमांड बढ़ाएगा। तो मैंने बताया था पीसीसी कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है, फिर पैरेलल होते हुए एक्स के ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है लास्टली। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वाई की डिमांड भी बढ़ जा रही है और एक्स की डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन केवल एक्स की डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में जो पीसीसी कर्व है वो ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। ठीक है, अब मैंने इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने के लिए क्या किया कि जितनी भी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी थी, अगर उतने के बराबर उससे मनी इनकम ले ली जाती है तो वो इसके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, यानी ए बी लाइन अगर इसको हम नाम दे दिया जाए तो वो IC1 के किसी पॉइंट पर टच करेगी। सपोज वो एस पॉइंट पर टच करती है, एस पॉइंट पर टच करती है तो क्यू से एस का जो मूवमेंट है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और फिर से ये इनकम अगर उसको वापस कर दी जाए तो वापस क्या होगा, वो आर पर पहुंच जाएगा। प्रीवियस जो मैंने बताया था कि प्राइसेस कम होने की वजह से IC1 के आर पॉइंट पे था, वापस उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएगा। तो आप खुद से देखिए, जो QS है इट इज ग्रेटर देन RS, यानी कि इंफीरियर गुड्स के रिलेशन में भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसा कि नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम इफेक्ट यहाँ नेगेटिव होता है कि इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, यानी जो इतनी डिमांड होनी चाहिए थी वो कम होकर इतनी ही रहती है, लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपको इस डायग्राम में अच्छे समझ में आ रहा है। QS से मूवमेंट यानी MH क्या है, ये हमारा, या यहाँ देखिए QS क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और नीचे अगर हम देखें MH मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और TH हमारा क्या है, इनकम इफेक्ट है। तो ये देखिए आप, ये इट इज लेस देन दिस वन, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से नेगेटिव इनकम इफेक्ट कम होने के कारण ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे नॉर्मल गुड्स के रिलेशन में काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम गिवन गुड्स के केस में क्या होता है। जो गिवन गुड्स होती हैं बेसिकली वो वैसी इंफीरियर गुड्स होती हैं जिनके प्राइसेस कम होने पर उनकी डिमांड कम हो जाती है और जिनके प्राइसेस बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ये रॉबर्ट गिफिन एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बताया कि इसमें डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो ऐसा किस लिए है, इसमें उन्होंने एक ब्रेड का एग्जाम्पल दिया और उन्होंने कहा था कि जैसे ब्रेड
ब्रेड मान लीजिए कोई कंज्यूम करता है, गरीब तबके के लोगों की उन्होंने बात करी, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने के साथ वो क्या करते हैं, उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड के कंटेक्स्ट में अब जो अदर अच्छे खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हो गए। तो ऐसे में ब्रेड महंगा होने के बाद भी उनकी नजर में वो और खाद्य पदार्थों की अपेक्षा सस्ता है, इसलिए ब्रेड की कीमत बढ़ने पर भी उसकी डिमांड वो बढ़ा देते हैं। और ब्रेड की कीमत जब कम हो जाती है, चूंकि वो ब्रेड पे एक अच्छा खासा अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो आय का एक बहुत बड़ा भाग बच जाता है ब्रेड की कीमत कम होने से, जिससे कि वो ब्रेड की डिमांड को कम कर देते हैं और अच्छे खाद्य पदार्थों की डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो इसमें जो आपका डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका कारण क्या है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो लेस देन हो जाता है इनकम इफेक्ट के। इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है इंफीरियर गुड्स के रिलेशन में भी और गिवन गुड्स में भी, लेकिन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इंफीरियर गुड्स में लेस देन होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, लेकिन गिवन गुड्स के रिलेशन में नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि जो प्रीवियस मेरी प्राइस लाइन है वो PL है, फिर मेरी जब प्राइजेस कम होने की वजह से क्या हो गई, PL1 हो गई। चूंकि ये गिवन गुड्स है तो उसकी डिमांड क्या हुई, कम हो जाती है। जैसा कि मैंने प्राइस इफेक्ट्स में आपको प्राइस कंजम्पशन कर्व में बहुत अच्छे से बताया कि गिवन गुड्स के संबंध में ये बैकवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि इसकी डिमांड कम कर देता है, और वाई गुड जो कि नॉर्मल गुड है या इसके कंपैरेटिवली अच्छी है उसकी डिमांड को वो बढ़ा देता है। तो ऐसे में ये बैकवर्ड स्लोपिंग होता है PCC कर्व। फिर मैंने दिखाया कि जब इससे इतने की बराबर मनी इनकम ले ली जाए, इसके पैरेलल एक लाइन खींची तो वो IC1 को E1 पॉइंट पे टच करता है, यानी यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है, यहां से यहां तक का जो मूवमेंट है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को है। लेकिन जब वापस इनकम फिर से कर दी जाती है तो E1 से E का मूवमेंट, यानी ये जो इनकम इफेक्ट है दैट इज नेगेटिव एंड दैट इज ग्रेटर देन दिस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। E1 से यहां कुछ और नाम देना पड़ेगा, E2 दे देते, E2 E1 से E1 जो है हमारा क्या है, ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है, लेकिन जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो उससे ग्रेटर है, जिसके कारण से जो डिमांड कर्व इसका बनेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। देखिए, आप नॉर्मल गुड्स के कंटेक्स्ट में या इंफीरियर गुड्स के कंटेक्स्ट में जो डिमांड कर्व है वो इसी तरह से बनेगा। और आप देखिए मैंने क्या किया, केवल PCC से ही मैंने डिमांड कर्व को डिराइव किया। क्यों? क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि PCC ही इक्वल टू होता है समीशन ऑफ इनकम एंड इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप PCC कर्व बनाएंगे और उससे आप डिमांड कर्व को डिराइव कर लेंगे। तो चाहे नॉर्मल गुड्स हो चाहे इंफीरियर गुड्स, दोनों के कंटेक्स्ट में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के संबंध में बैकवर्ड स्लोपिंग आप PCC कर्व बनाएंगे। और बैकवर्ड स्लोपिंग ये दिखाता है कि जैसे जैसे प्राइजेस कम होते चले जाते हैं, प्राइजेस कम होने से उसकी डिमांड कम होती चली जा रही है, तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम बताएंगे डेरिवेशन ऑफ एंजल कर्व फ्रॉम ICC कर्व। तो एंजल कर्व क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी मुझे डिमांड कर्व डिराइव करना होता है तो हम PCC को ध्यान में रखते हैं, यानी प्राइस कंजम्पशन कर्व से हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। लेकिन एंजल कर्व होता है वो ICC कर्व से डिराइव किया जाता है। यानी एंजल कर्व, एंजल नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था, उन्होंने बताया था कि जैसे उन्होंने जो भी कर्व इनकम और जो भी क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को दिखाता है वही कहलाता है हमारा एंजल कर्व। तो एंजल इकोनॉमिस्ट ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका नाम एंजल कर्व रखा गया। अ कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज एंजल कर्व। ये बहुत ही नॉर्मल सी एक डेफिनेशन मैंने देने की कोशिश की है। आप इसमें देख सकते हैं कि PL प्रीवियस प्राइस लाइन है, और जब इनकम बढ़ती है, यहाँ पे प्राइस इफेक्ट की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है कि इनकम बढ़ती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने P लिख लिया है, PL प्राइस लाइन को शो किया है मैंने। अब इनकम बढ़ने की वजह से PL1 हो जाती है हमारी प्राइस लाइन, और फिर इनकम बढ़ने की वजह से प्राइस लाइन हमारी उसी के सब हम पैरेलल ही इसको बढ़ाते चले जाते हैं, PL2 हो जाती है। IC1 इसको A पॉइंट पे टच कर रहा है, IC2 इसको B पॉइंट पे टच कर रहा है, IC3 इसको C पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ABC पॉइंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है इनकम कंजम्पशन कर्व। इसी के सामने आप एक और ग्राफ बनाएंगे जिसमें आप नीचे क्वांटिटी लिखेंगे और इधर इनकम लिखेंगे। तो आप देखते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है हमारी प्राइस लाइन क्या हो रही है, चेंज होती जाती है। तो जब ये बढ़ी हुई इनकम को इधर हम दिखाएंगे तो हम देखते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी क्या है, क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इसका स्लोप ये शो करता है कि इनकम जिस कंटेक्स्ट में बढ़ती है क्वांटिटी डिमांड उस कंटेक्स्ट में नहीं बढ़ती है। स्लोप ऑफ द EC कर्व शोज दैट विद इंक्रीज इन इनकम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। यानी जितनी इनकम बढ़ती है उतनी हमारी डिमांड नहीं बढ़ती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और
लेकिन लग्जरी गुड के कंटेक्स्ट में ये क्या होता है, एंजल कर्व का स्लोप कुछ इस तरह का होता है। ये दिखाता है कि इनकम हमारी जितनी बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा हमारी डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ पे इन्होंने लग्जरी गुड में कुछ ऐसा एग्जांपल दिया था, कुछ अच्छी चीजें हैं। इन्होंने तो यहाँ पे बटर लिया था, वुलन क्लोथ्स लिए थे, इन सब का लिया था कि जैसे जैसे उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती, जैसे जैसे इनकम बढ़ती आती है कंज्यूमर की, उसकी डिमांड वो कहीं ज्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसे में लग्जरी गुड के कंटेक्स्ट में जो एंजल कर्व है उसका स्लोप इस तरह से होता है। ठीक है। आप इंफीरियर गुड्स के कंटेक्स्ट में कैसा होता है, ये बैकवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी इसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ क्या है, डिमांड कम होती चल जाती है। तो इंफीरियर गुड्स के कंटेक्स्ट में यहाँ इंफीरियर लिखना है, गिवन गुड्स का कोई भी बात ये एंजल कर्व नहीं करता है। यहाँ पे आईसीसी कर्व से देखा गया है और हम गिवन गुड्स को हमेशा प्राइस के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो इंफीरियर गुड्स चूंकि आईसीसी और इनकम और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को दिखाता है, तो ऐसे में इनकम बढ़ने के साथ साथ इंफीरियर गुड की डिमांड कम होती चली जाती है, इसलिए ये ईसी कर्व बैकवर्ड स्लोपिंग होता है। ए, बी और सी पॉइंट को जब हम मिला देते हैं तो हमें ईसी कर्व मिल जाता है। और जो एंजल कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी होता है, यानी न्यूट्रल भी होता है। न्यूट्रल किस कंटेक्स्ट में होता है, या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कब होता है, जब जैसे सॉल्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, आप ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सॉल्ट खाने लग जाएंगे। सॉल्ट की डिमांड आपकी उतनी है, वेरी नेसेसिटी आइटम है, बहुत नेसेसिटी आइटम है, तो उनकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ती है। इस वजह से इनकम बढ़ने के साथ साथ भी उनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है। तब जो है हमारा एंजल कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, या न्यूट्रल एंजल कर्व भी इसको कहा जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे बहुत ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं नेट के एग्जाम में। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होगा तो आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स को लेकर। ऐसे में जब आप प्राइस इफेक्ट, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ध्यान में रखेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि अगर इनकम इफेक्ट से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है या इनकम इफेक्ट से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होता है, तो दोनों का क्या, देखिए इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा एक ही तरफ काम करता है। इनकम इफेक्ट, इनकम बढ़ने से क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा ही नेगेटिव होता है। इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स को देखेंगे और फिर इस लेक्चर को सुनेंगे तो आप हर चीज को कोरिलेट आपस में कर पाएंगे। आई होप मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच।